मुखिया जी चुनाव के मैदान में। खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ, दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज की चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ प्रखंड के दीप पश्चिमी पंचायत। दीप पश्चिमी पंचायत एक विशाल पंचायत, क्रांतिकारियों की यह धरती, विद्वानों का यह गांव कई मायने में उल्लेखनीय है, खास है। बिहार का यह पहला पंचायत जिसमें तमाम वर्ग जाति समुदाय के लोग आपसी भाईचारा के साथ रहते आ रहे हैं। तभी हम आगे विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो हम निकले हैं चुनावी यात्रा पर। पंचायत चुनाव के मैदान में इस बार भी पश्चिमी पंचायत से चुनाव के मैदान में आई है पहली बार बतौर महिला मुखिया प्रत्याशी आरती मंडल। आरती मंडल की जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव में आने का जो उनका उद्देश्य है, उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगे आरती मंडल के प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मीकांत मंडल जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। लक्ष्मी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस उद्देश्य से चुनाव के मैदान में आए? मेरा उद्देश्य है मुखिया पद से लड़ने का। मैं फरवरी 2020 में गांव आया था परिवार समेत। उसके कुछ दिनों के बाद ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया, क्योंकि कोरोना व्यापक स्तर पे जो है उसका प्रचार प्रसार काफ़ी बढ़ रहा था, जिसके बाद मुझे गांव में ही रहना पड़ा। क्योंकि कंपनी से नोटिफिकेशन भी मुझे मिला था कि जो जहां पे हैं अभी वहीं पे रहेंगे। कंपनी अभी वैसे ही स्थगित कर दी जाती है, काम जो है सुचारू रूप से नहीं चल रहा था वहाँ पे, तो मैं यहीं पे गांव में ही रह रहा था। उसके बाद हमारे गांव के ही कुछ युवा वर्गों के द्वारा एक कोरोना वॉलंटियर्स टीम की गठन की गई, जिसमें मैंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को मदद करना शुरू किया। उसी क्रम में बहुत लोगों से बातचीत हुई, बहुत लोगों को मैंने पास से बात किया और उनको जाना पहचाना और अच्छे से उनको समझ पाया। लेकिन उस क्रम में मैंने देखा कि अभी भी लोगों को जो वैध सरकारी योजना का लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि खाद्यान्न राशन कार्ड से काफ़ी लोग वंचित थे। बहुत सारे वृद्धजन हैं जिनको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारी माताएं बहनें थी जिनको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची कि जो है हमारे मुखिया जी अभी भी इतने कंसेशनेस हैं कि उनकी वजह से बहुत सारे असंख्य लोग अभी भी जो है वैध लाभ से वंचित हैं। तो मैंने एक छोटा सा इकाई का गठन किया जिसका नाम है दीप जनसेवा केंद्र, और उसके माध्यम से मैंने लोगों को मदद करना शुरू किया। सरकार के द्वारा संचालित जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको मैंने बृहद रूप से लोगों तक पहुंचाया, दिलवाने में मदद किया, और बिना कमीशन, बिना कोई मतलब आप कह सकते हैं कि बिना पैसा लिए, इवन मैंने उनको अपने तरफ से फॉर्म भी मुहैया कराया। और घर बैठे आज के डेट में लगभग 400 लोगों को राशन कार्ड मैंने दिलाया, लगभग 250 से ऊपर लोगों को वृद्धजन पेंशन दिलाया, लगभग 80 से 85 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिलाया, जिसमें विधवा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है। इस तरह से आज के डेट में मैं लगभग 700-800 लोगों को व्यक्तिगत तौर पे लाभ दिलाया। और यह कर्मा एक मुहिम बन चुका है। और यह कर्मा एक मुहिम बन चुकी है। और हमारे दीप जनसेवा केंद्र संस्था का नाम जो आज पूरे ज़िले में मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होंगे गांव या पंचायत कह सकते हैं, अनुमंडल प्रखंड मुख्यालय, जहां पे दीप जनसेवा केंद्र का जिक्र नहीं होता है। और मुझे उम्मीद है कि यह राज्य स्तर तक जाएगी बात दीप जनसेवा केंद्र की, और आने वाले भविष्य में मैं इसको और बृहद रूप से अपग्रेड करना चाहूँगा।
लोगों को सेवा करके। यही मेरा मुख्य उद्देश्य था और मैंने सोचा भी कि अगर मैं बिना पद पे रहते हुए इतने लोगों का काम किया हूँ, अगर हमारे पास सत्ता होती, कुछ पावर होती, तो मैं और बृहद रूप से लोगों की सेवा कर सकता था और त्वरित करके उनको उचित लाभ मैं दिलाता सभी सरकारी योजनाओं का। यही मेरा उद्देश्य था। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिससे जो वंचित लोग थे गांव में, गरीब गुरबे, उन तक जो पहुंचाने का एक मुहिम आप शुरू किए थे, वो चुनाव के मैदान में आने का एक कारण बन गए। काफ़ी लंबे समय से गांव में है और अभी तो पंचायत चुनाव में जनसंपर्क में लगातार आप घूम रहे हैं, पंचायत में दौरा कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे निवर्तमान का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का निवर्तमान मुखिया जी का, वो आपकी नज़र में कैसा रहा है? मैं यह कड़े शब्दों में कह सकता हूँ कि जो हमारे निवर्तमान मुखिया जी है, उनके द्वारा किया गया यह 5 साल में कार्यकाल वास्तव में धरातल पे सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना 2-3 जल मीनार बनी और एक बार पानी उसमें डालते ही वो धरातल पे धराशायी हो गया। अब मुझे कहते हुए भी शर्म आती है और मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि है तो हमारे ही गांव के वो लोग जो वार्ड सदस्य है, वार्ड सचिव होते हैं, मुखिया जी है, उन्हीं की देखरेख में वह काम हुआ है। और अगर आपको इस बार जनता ने मौका दिया, अवसर मिला सेवा करने का, तो आप इस योजना को कैसे चालू रूप से चलाएंगे, उसको धरातल पर कैसे लाएंगे? इसलिए आपके पास किस तरह की योजना है? मैं कह सकता हूं कि जो बीत गया सो बीत गया। जिनके द्वारा गलती किया गया अब वो वापस हो नहीं सकता है, उन पैसों को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से उन सभी वार्ड सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आपने गलती की थी गुणवत्ता में, वो गलती अब हमारे जो पंचायत सरकार की जो गठन होगी हमारे कार्यकाल में, वो हमारे द्वारा हमारे जो है ना टीम के द्वारा नहीं किया जाएगा। जो भी मेंटेनेंस मद में पैसा आया है, चूँकि सरकार के द्वारा घोषणा भी कर दी गई है कि मेंटेनेंस के तौर पे सभी जल मीनार और धरातल पे हर घर जल पहुँचे, उसके लिए कुछ राशि आवंटन की गई है। तो उसी पैसा को ईमानदारी पूर्वक मैं उस जल मीनार को या उनके रखरखाव को, हर घर जल पहुँचे, उस मद के लिए जो पैसा दिया गया है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके उसको दुरुस्त रखेंगे। और एक बात कि सरकार के द्वारा 7 निश्चय की योजना धरातल पे उतारने की बात कही गई थी, जिनमें मैंने देखा, अपनी आँखों से देखा, लोगों से सुना कि आवास योजना कई लाभुक बैंक जाते थे और वहाँ से पैसा विड्रॉ करते ही बिचौलिया वहाँ पे दुपट्टे मारकर उनसे पैसा ले लिया करते थे कि नहीं, मैंने दिलवाया आपको ये पैसा, आप मुझे इतना पैसा दीजिए। उसमें 10-10, 20-20, 25, इवन 40,000 तक की राशि जो है उन लोगों के द्वारा लिया गया लाभुकों से। तो मैं कहना चाहूँगा एक बार फिर से आपको कि ये आवास योजना चूँकि भारत सरकार की आर्थिक जनगणना के हिसाब से बन के आती है लिस्ट, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को, अपने देवतुल्य जनता को मैं आश्वस्त कराना चाहूँगा कि आवास योजना में अगर हमारी सरकार अगर बनी, पंचायत में हम आते हैं आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, तो आवास योजना में बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाएगी, निष्पक्ष भाव से। उसमें मैं एक प्राथमिकता देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे गांव में अनाथ, विकलांग, विधवा, नित्यांत गरीब लोग हैं, उनको मैं पहले आवास योजना का लाभ दिलवाऊंगा। उसके बाद जितने भी वैध लाभुक हैं उनको भी मैं आवास योजना के लाभ से लाभान्वित करवाऊंगा। साथ ही आवास योजना कमीशन खोली के लिए बहुत बदनाम है। बिल्कुल बिल्कुल, कमीशन खोरी जो है ना एक व्यापक रूप से हुआ है, जो एक कह सकते हैं कि काफ़ी निंदनीय है।
कोई अपने जेब से पैसा नहीं देते, ये सरकार की पैसा है और सरकार की पैसा बिचौलियों के माध्यम से जा रहे हैं, उनको समुचित पैसा नहीं मिल रहा है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंतनीय विषय है। इसको मैं काफ़ी प्राथमिकता के साथ इसको संवेदनशील के तौर पे लूँगा कि आवास योजना के तहत जो पैसा मिलेगी जनता को वो पूरा बिना कमीशन का। मनरेगा योजना की क्या स्थिति है? मनरेगा योजना के तहत कहते हैं हमारे मुखिया जी कि हमने 70 यूनिट 75 यूनिट जो है पेड़ पौधे लगाए, लेकिन मैंने उसमें भी देखा कि धरातल पे जो लगाया गया पेड़ है गिनती के लिए पेपर में तो जो है ना इतने बताते हैं, लेकिन धरातल पे वो पेड़ दिखाई नहीं देते हैं। गिनती करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक 10,000 भी पेड़ हमारे पूरे पंचायत में होगी, जबकि 30,000 से ऊपर की बात कही जाती है। महिलाओं की योजना पर हम बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए आपके पास किस तरह की योजना है? महिलाओं के लिए, माता एवं बहनें के लिए सबसे पहले उनके मान और सम्मान की रक्षा, उसके बाद रक्षा करना, उसके बाद उनके महिला सशक्तिकरण, उसके बाद उनका सुरक्षा की बात मैं कहना चाहूँगा। मान सम्मान के लिए सबसे पहले सरकार के द्वारा जो स्वच्छता अभियान के तहत पैसा दिया जाता था कि आप हर घर शौचालय बनवाएंगे, उसमें भी मुखिया जी के द्वारा कई ऐसे शौचालय हैं कि किसी में सीट नहीं है, किसी में दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, उसमें भी 2-2 हज़ार रुपये की कमीशन ली गई थी लोगों से। उसके बावजूद भी आज हमारी माताएं बहनें जो है बाहर खुले में शौच करने जाती हैं, जो काफ़ी निंदनीय है। तो मैं अपनी माताएं बहनों को आश्वस्त कराना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर आप हमें आशीर्वाद देंगी तो हर घर में शौचालय होगी और गुणवत्तापूर्ण शौचालय बनाएंगे हम, जिससे आप बाहर शौच जाने से जो है अपने आप को जो है रोकेंगे। कई तरह की महामारियाँ और कई तरह की बीमारियाँ से बचेंगे। ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी। कई ऐसे मोहल्ले हैं गांव में और प्रख्यात और महादेवी बस्ती में खास करके, जहां लोगों के पास शौचालय बनाने के लिए अपनी ज़मीन नहीं है, उसी जगहों के लिए जी मैं उसके लिए भी कहना चाहूँगा कि बहुत ऐसी, सही आपने पूछा कि बहुत ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं हमारे पंचायत में जिनके पास खुद का घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो शौचालय कहाँ से बनाएंगे। तो उन माताएं बहनों के लिए, उन समुदाय के माताएं बहनों के लिए मैं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करूँ। महिला सशक्तिकरण की बात है, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा आप कह सकते हैं कि कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे ऐसे स्कीम चलाई जा रही है, जैसे कि सिलाई कटाई, ब्यूटिशियन और विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसका प्रशिक्षण दिलाने के बाद उनको उस तरह की योजना से मैं लाभान्वित करूँगा। अपनी बात महिला सुरक्षा की है, सुरक्षा के लिए किस प्रकार की योजना है? हाँ, मेरे पास उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पे अभी भी हमारी माताएं बहनें जाने से कतराते हैं, उस रास्ते से जाने से कतराते हैं। तो मैं अपनी योजना में इस चीज़ को प्राथमिकता देते हुए उस संवेदनशील पे सार्वजनिक स्थल पे CCTV कैमरा लगवाऊंगा, जिससे कि वो लोगों के बुरी नज़रों से बचे रहेंगे, लोगों के उसको कह सकते हैं कि एक जो प्रभाव पड़ते हैं, कुप्रभाव की दृष्टि से देखते हैं हमारी माताएं बहनों को, उनसे वो बचेंगे। पंचायत में जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उस पर तीसरी आंख से नजर बिल्कुल जाएगी। आप चूँकि युवा हैं और युवाओं की संख्या बहुतायत मात्रा में है आपके पंचायत में, युवा बट कई मायने रखते हैं, युवाओं के लिए किस तरह की योजना है? जी मैं चूँकि अभी भी युवा ही हूँ, 30-32 साल की मेरी अवस्था है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि युवाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी स्कीम मेरे मन में है। खास करके हमारे गांव में देखते हैं कि काफ़ी युवा अभी भी उनको सैन्य, आप कह सकते हैं कि आर्मी में, CRPF जो भी है उसमें जाने के लिए अधिकारियों की भूमि है। हाँ, तो स्वाभाविक है, देश सेवा का जज्बा युवाओं में कूट कर भरा हुआ है जी, लेकिन उनको एक अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है घर में, गांव में,
कि हम अच्छे से अपने बॉडी को तंदुरुस्त दुरुस्त करके जो है ना उस चीज़ को सफलता पा सकें। वो अभी भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए हमारे अनुमंडल मुख्यालय प्रखंड अनुमंडल मुख्यालय के वहाँ पे जो स्टेडियम है वहाँ तक जाते हैं, उनको जाना पड़ता है, टाइम काफ़ी स्पेंड होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे ही गांव में एक घाघरनासी स्टेडियम है, वहीं पे एक रनिंग ट्रैक हमारे मनरेगा के माध्यम से आसानी से वो बनाया जा सकता है। दीप गांव का जिक्र हो, दीप पंचायत का जिक्र हो और पमड़िया का जिक्र न हो, ये कतई संभव नहीं है। पमड़िया मिथिलांचल में, बिहार में पमड़िया नृत्य लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है और दीप गांव का नाम उल्लेखनीय है। आज भी इस पेशा से जुड़े लोग जो पमड़िया लोग हैं, उनकी एक पहचान नहीं है, उनका जीवन स्तर काफ़ी बदहाल है। तो ये जो पमड़िया समुदाय है जो काफ़ी संख्या में दीप गांव में है, पमड़िया की जो पहचान है वो दीप गांव से जुड़ी हुई है, उनके लिए किस तरह की योजना है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जितने भी हमारे पंचायत के पमड़िया समुदाय के भाई लोग हैं, उनके लिए मेरा एक ये विशेष योजना है कि उनका ये जो लोक संस्कृति पमड़िया का जो नाच गान वाला है, उनको मैं माननीय विधायक जी, सांसद जी महोदय के माध्यम से कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन जी को मैं मिलूँगा और अपने पमड़िया भाई के लिए एक विशेष टैग जो लोक संस्कृति का मिलता है वो आइडेंटिटी कार्ड में दिलवाऊंगा और उनको उचित पेंशन के लिए भी मैं बात करूंगा। लोक कलाकार के लिए जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिले, सबसे पहले उसके लिए जरूरी है एक पहचान। जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको एक पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड का जो है मुहैया करवाऊंगा। उसके बाद सरकार के द्वारा जो कुछ राशियाँ मिलती है वो उचित पेंशन में दिलवाऊंगा। लक्ष्मीकांत जी, हम अब आपसे विकास की बात नहीं करेंगे कि विकास के लिए क्या योजना है। विकास बहुत हुआ है, विकास का मुद्दा काफ़ी पीछे छूट गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं आदर्श पंचायत, मॉडल पंचायत, और गांधी जी की भी अवधारणा थी ग्राम स्वराज की, जिसे आज मोदी जी कह रहे हैं मॉडल पंचायत। दीप पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लिए आपके पास किस तरह की योजना है? कैसे दीप पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाएंगे? सबसे पहले कि हमारे ग्रामीणों के द्वारा, हम सबों के द्वारा प्रयास किया गया था कि पंचायत सरकार मॉडल पंचायत सरकार भवन बने। मॉडल पंचायत के लिए सबसे पहला है मॉडल पंचायत सरकार भवन। जी, पंचायत सरकार भवन। हमारे निवर्तमान मुखिया जी की लेट लतीफ़ी और दिलचस्पी नहीं लेने के कारण आज वो पंचायत सरकार भवन हमारे पंचायत में नहीं बन पाया। इसको मैं मुखिया हमारी जो आरती जी है प्रत्याशी बनने के 100 दिन के अंदर सबसे पहले मैं पंचायत सरकार भवन बनवाने का प्रयास करूंगा। चूँकि ग्राम स्वराज की बात हुई, मॉडल पंचायत की बात कह रहे हैं कि गांव में ही सारे सरकार की जन कल्याणकारी योजना जो है उनका लाभ अपने गांव में ही घर बैठे मिले। उसमें बहुत सारे RTPS काउंटर के माध्यम से निर्जन पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि विभिन्न प्रकार के ऐसे हैं। RTPS के माध्यम से वो अप्लाई कर पाएंगे। उनको प्रखंड मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम का जो उनको पूरा दिन भी कह सकते हैं कि लगते थे, वो टाइम भी बचत होगी। उसके बाद लोक शिकायत निवारण का भी जो है वहाँ पे रहेगा ऑप्शन कि लोग यहीं अपने गांव में ही कुछ जो भी उनको त्रुटि या किसी विभाग से समन्वय स्थापित करना और अपनी जो है समस्या का निवारण के लिए जो परिवाद दायर करते हैं तो पंचायत में ही वो कर पाएंगे। उनको झंझारपुर अनुमंडल नहीं जाना पड़ेगा। और सरपंच, ग्राम कचहरी IB तक यहाँ तक ही बैठते हैं, मुखिया भी रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सारे काम धरातल पे पंचायत में ही, पंचायत सरकार भवन में ही लोगों को मिले। उसके बाद मनरेगा भवन हम लोगों के द्वारा योजना एंट्री कर दी गई है, लेकिन हमारे मुखिया जी की लेट लतीफ़ी और उनका दिलचस्पी नहीं लेने के कारण मनरेगा भवन भी नहीं बन पाया। तो वो भी हम लोग पहले 100 दिन के अंदर ही मनरेगा भवन बनवाए। एक मॉडल पंचायत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं
उसका एक ही जगह से सही से क्रियान्वयन हो जाए, सारी सुविधाएं उन्हें पंचायत में ही मिल जाए, यही एक मॉडल पंचायत है। स्वास्थ्य के लिए अभी ऑलरेडी हमारे पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसको उत्क्रमण करके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्क्रमण के लिए मैंने कई बार अपने स्थानीय विधायक जी से मैंने मदद मांगा और उनको पत्राचार करके उनके साथ इस समस्या को मैंने उनके माध्यम से सरकार तक पहुंचाई। उन्होंने आश्वासन दिए, कई बार उन्होंने पत्राचार किया, अपर सचिव तक के उन्होंने पत्राचार किया कि कुछ ही दिनों के बाद हमें 24 घंटा एक डॉक्टर की व्यवस्था होगी, हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस होगी, प्रसूति विभाग का भी वहीं पे होंगे, जिससे हमारे माताएं बहनें जो है कहीं दूर दराज प्रखंड या अनुमंडल तक जाते हैं हॉस्पिटल में प्रसूति डिलीवरी करवाने के लिए, तो उनको घर में ही मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है मेरी प्राथमिकताएँ होगी। शिक्षा महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र के विकास में। एक मॉडल पंचायत में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए आपके पास योजना? जी, शिक्षा के लिए मैं हमेशा से काफ़ी कॉन्शियस रहा हूँ। अभी 10+2 की बात, एक मॉडल भवन तैयार है लेकिन 10+2 की पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए मैंने विभिन्न माध्यम से विधायक जी, सांसद महोदय को मैंने पत्राचार किया था और ये समस्या मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी मैंने पत्राचार किया था। तो उन्होंने भी जो है आगे की कार्यवाही करते हुए मुझे आश्वासन दिया है कि चूँकि अभी आचार संहिता है तो हो सकता है कि मुझे आचार संहिता खत्म होते हुए ही 10+2 की कोड के लिए कोड हमें मिल जाए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है ना बच्चों के पढ़ाई के ये मध्य विद्यालय यहाँ पे है और 10+2 की भवन जो एक ही कैंपस में है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा कैंपस है, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण मैं 10th की सेंटर के लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगा कि 10th का सेंटर भी अपने यहाँ पे ही हो। सबसे अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से अपनी जनता को, अपने मतदाता को किस तरह का आश्वासन देना चाहते हैं, उसके बाद हम आपसे। लोग राजनीति में धन कमाने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन मैं राजनीति में अपना नाम कमाने के लिए आया हूँ, यश कमाने के लिए आता हूँ। मैं अपने दिलतुल्य जनता से आग्रह करूंगा कि अगर वो अपने मतरूपी आशीर्वाद से मुझे मौका देंगे तो मैं अपने कार्यकाल के विगत अगले 2 वर्ष के अंदर ही आपका यह प्रतिनिधि राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत होगा। पता चला है कि बिहार में लगभग 10 से 15 मुखिया प्रतिनिधि राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं, लेकिन हमारे पंचायत में प्रतिनिधि की दूर की बात है, हमारे प्रखंड स्तर पे भी इनकी चर्चा भी नहीं होती है। प्रखंड स्तर पे 15वें 16वें स्थान पे अभी हमारे पंचायत का नाम है। इसलिए आप हमें मतरूपी आशीर्वाद से मौका दें, यह प्रतिनिधि आपका यह बेटा राष्ट्रपति पुरस्कार से अगले 2 साल के अंदर जरूर पुरस्कृत होकर अपने पंचायत का नाम पूरे देश में रोशन करें।